आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सांवले सपने की याद, जो कि जाबिर हुसैन जी ने लिखा है, कक्षा 9वीं से एनसीईआरटी के। ठीक है, तो देखते हैं कि सांवले सपने की याद, कि ये सांवले सपने की याद में आपको क्या पढ़ने मिलेगा, क्या इसमें कवि ने बताया है, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये संस्मरण है। संस्मरण कहलाता है स्मरण करके, याद करके या स्मरण करके लिखना, कि वहाँ पर कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ें स्मरण करके लिखना, तो ये कहलाता है संस्मरण। ठीक है, तो संस्मरण में जो सांवले सपने की याद है, इसमें आपको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या पढ़ने मिलेगा। तो अगर आपके पास पुस्तक है तो आप इसमें देखते रहिए साथ में, तो हम उसको व्याख्या करेंगे, आपको समझने में, एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में 1987 से प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो सबसे पहले देखिए संस्मरण है कैसा, डायरी शैली में लिखा, एक डायरी बनाकर लिखना। ये डायरी शैली में, ये जब गद्य की विधाएं पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि क्या डायरी शैली होती है, क्या संस्मरण होता है, क्या उसकी विधाएं होती हैं। ठीक है, सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद के लेखक ने सांवले सपने की याद प्रस्तुत की है। तो लेखक ने, जो सालेम अली थे, पक्षियों को प्रेम करते थे, पक्षियों के प्रेम के साथ पक्षियों के उत्थान के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उसमें पढ़ने मिलेंगी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके सपने को, उनकी याद को इस सांवले सपने की याद से के रूप में लिखा है। सालेम अली के स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। उनका व्यक्ति चित्र कैसा था, इस पाठ के माध्यम से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। एक पक्षियों के लिए एक प्रेम होना, उनके उत्थान के लिए प्रयास करना, ये जो है, ये प्रयास जो है वो दिल को छू लेते हैं कवि के, तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको विधिवत रूप से क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, कैसे पक्षी प्रेमी थे, कैसे बने थे, कैसे उस गौरैया की बात आती है, वो पढ़ते हैं। चलिए, सुनहरे परिंदों की खूबसूरती पंखों पर सवार सांवले सपने का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ये अब अंतिम यात्रा होती है किसी की भी, ये सालेम अली की अंतिम यात्रा थी, तो कहते हैं ऐसी यात्रा पर ये निकल पड़े हैं कि अब इन्हें ना रोक पाना ना टोक पाना संभव नहीं है, ना हम इसे रोक सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी यात्रा पर ये निकल पड़े हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सालेम अली, जो हुजूम बताया है, जुलूस बताया है, उसमें आगे आगे चल रहे थे सालेम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, क्योंकि उन्हें कई सपने थे, जो सपने पूरे नहीं हुए थे, उन सपनों का, उस सफ़र का बोझ उठाए आगे आगे चल रहे थे। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न था। तो वैसे ही भिन्न होता है, इस सफ़र का अंत है, अंत के बाद उसका लौटना भी नहीं होता है, एक बार गए फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो ये सफ़र जो है अन्य सफ़रों से भिन्न था। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में तनाव के माहौल में सालेम अली यह आखिरी पलायन था। इस भीड़ भाड़ और तनाव के माहौल में सालेम अली का यह आखिरी सफ़र था। ठीक है, अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे, जो ज़िंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में समा जाते हैं, बस जाते हैं। वैसे ही पक्षियों की तरह ये अपने अंतिम रूप में विलीन हो रहे थे। कोई अपने जिस्म की हरकत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो भी नहीं लौटा सकता, उन्हें तो भी नहीं लौटा सकते, अगर कोई ऐसा भी करना चाहे तब भी। सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है, कैसे उसको ला सकते हैं, कैसे गा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। तो ये व्यंग्य भी करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सोए हुए पक्षी को कोई जगाना चाहेगा, क्योंकि आज भी देखा जाए तो पक्षियों के उत्थान के लिए, उनके रोग के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर उस स्तर पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि पक्षियों के, उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से रोक सकें। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों के भीतर, पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहिए।
पक्षियों को भी एक आदमी की नज़र से, जीव की नज़र से देखना चाहिए। वो भी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों की वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सारी चीज़ों को ये प्रकृति की नज़र से देखते हैं, आदमी की नज़र से देखते, साथ में कि कैसा वहाँ पर, कैसे उनके साथ हम अच्छा कर सकते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालेम अली। अब उनके सालेम अली के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए आप कवि के माध्यम से देखोगे, कवि के नज़रिए से आप उनके बारे में देखते हैं। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण की वृंदावन रासलीला रची और 100 गोपियाँ अपनी शरारतों और निशानों बनाए था, कब माखन, तो कहने का मतलब ये है कि पता नहीं जो कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो हुआ कि नहीं, गोपियों ने कृष्ण को परेशान किया कि नहीं, कृष्ण ने माखन खाया कि नहीं, ये पता नहीं है, ना हम अनुमान लगा सकते हैं। दूध छाली में अपने मुँह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों में एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। ऐसा पता नहीं कृष्ण जी के साथ ऐसा हुआ है, तो कब हुआ, कैसे हुआ, ये पता नहीं है। सालिबन के बारे में कभी कहते हैं ऐसा पता नहीं है यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। तो ठीक है, सालेम अली के बारे में यही कवि कहना चाहता है कि यदि आपको उनको हुआ ऐसा कि नहीं हुआ कृष्ण के साथ, उसको देखना है तो आप वृंदावन जाएं। वृंदावन में आपको वो सारे साक्ष्य जो है उसके मिल जाएंगे, तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि जो कहा जाता है ऐसा मिल सकता है। तो अब सालेम अली के बारे में अगर आपको जो इसमें पढ़ने मिलेगा वो सच है, तो उसके साक्ष्य जो हैं कहाँ मिलेंगे, वो आपको पाठ के आगे पढ़ने मिलेंगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे भीड़ चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। एक अभी कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा। ठीक है, संगीत का जादू वाटिका के भूरे भूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी जो पहले थी, वही बांसुरी की धुन, वही महक, वही जादू उसका आज भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, आज भी वहाँ पर सुनने के लिए मिलता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जो सालेम अली के नाम से, तो ऐसे सब प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ साथ उस व्यक्ति पर नज़र डाली जाए जिसे हम कहते हैं सालेम अली। उम्र की सदी पर पहुंचने के थोड़े दिन बचे हुए थे। संभव है लंबी यात्रा के थकान में उनके शरीर कमज़ोर हो चुका था। उनके जीवन के संघर्ष, जीवन के उतार चढ़ाव को बताते हैं कभी कि उनकी लंबी यात्रा जो है, उनका शरीर जो है वो थक चुका था, सुस्त हो चुका था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उन्हें मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने की सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित थी। सालेम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कभी कि सालेम अली की भले ही जानलेवा बीमारी थी, पर उन्होंने उनकी आँखों की वो रोशनी नहीं छीन पाई, जो रोशनी, जो प्रकाश उस पक्षी प्रेमी ये पक्षियों को प्रेम करता था, उन आँखों की रोशनी नहीं छीन पाई। ठीक है, उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन के भी दिख गए हैं। उन जैसा वर्ल्ड वॉचर, पक्षियों को जानने वाला शायद ही कोई हुआ हो, कोई नहीं हुआ उनके जैसा वर्ल्ड वॉचर। ठीक है, दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली
उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति की ओर अपने घेरों में बांध लेती थी। उनकी नज़रों में ऐसा जादू था कि जो प्रकृति की ओर अपनी नज़रों में बांध लेती थी, यानी इनकी आंखों में ऐसा जादू था कि प्रकृति को अपने अनुसार चलाती थी, प्रकृति इनके अनुसार ही चलती थी। सालेम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। प्रकृति को प्रभाव में नहीं लाते थे, ये प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर अपने आप को प्रकृति इनके प्रभाव में आ जाती थी। उनके लिए हर तरफ प्रकृति हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। प्रकृति जो है हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी, उसमें ऐसा लगता था कि बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उन रहस्यों को ये अपने माध्यम से निकालते थे। दुनिया भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उनकी बड़ी मेहनत के लिए ही अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी साथी ऐसा करने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल से दिनों में उसकी सहपाठी थी। सहपाठी स्कूल के दिनों से ही उनके साथ पढ़ती थी, उनको समझती थी, उनकी मदद करती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालेम अली ने एक दिन, बहुत सारे इनके अनुभव रहे जीवन में, और एक दिन कैसा अनुभव रहा कि एक दिन साइलेंट वैली, केरल में जो है साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों में बचाने के अनुरोध से चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी साहब आपकी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले मिट्टी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता हैं। उन्हें कहते हैं कि ये गांव की मिट्टी पर पहली बूंद का असर क्या होगा उसको जानने वाले नेता थे। इतनी बारीकी से उसका अध्ययन इन्होंने किया था, ये उनके बारे में जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा कि पर्यावरण से क्या संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और क्या उस खतरों से आप पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारे समाज पर, देश पर, उसके उनकी आंखें नम कर दी थी। उनकी आंखें भी नम हो गई थी कि ऐसा भी कोई सोच सकता है, ऐसा भी कोई कह सकता है। आज सालेम अली नहीं है, देखा जाए तो आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों को जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं, लद्दाख में, साथ में हिमालय में बहुत प्रकार के पक्षी रहते हैं, ऐसे सुंदर पक्षी रहते हैं कि उन्हें अगर कोई बचाने वाला, उसकी प्रजातियों को बचाने वाला कोई नहीं हुआ तो उनका नष्ट होना कोई रोक नहीं सकता। तो आज कौन है ऐसा? सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ आ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। तो इनको याद आता है कि कैसा हुआ उस समय कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो उन्हें आंसर क्या मिला था? फीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव है या असंभव है या संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठी गोरैया उनके बारे में ज़्यादा जानती है, यानी उनकी पत्नी जो है उनके बारे में ज़्यादा जानती है। अब गोरैया कैसे जानती होगी? गोरैया के बारे में क्या प्रसंग है? वो सच में इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभवों को शब्दों में जामा पहचाना, शब्दों में एक रूपरेखा, एक लयबद्ध कहना। मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे अधिक जानकारी रखती है। गोरैया जो है चिड़िया, जटिल पक्षियों के लिए सालेम अली हमेशा पहली बनी है। बचपन में दिनों में उनकी एयरगन से घायल होने वाली गोरैया कौन थी? जो बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से जो घायल हो गई थी, उस घायल को देखकर ही उनका मन बदला था। नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों पर उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनी चिड़िया जो है। सालेम अली प्रकृति की दुनिया के एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर है। उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे उनके प्रयास किए गए हैं,
पक्षियों के लिए। तो एक टापू ना बनकर एक क्या क्या आ गया है कि अथाह सागर है जिसकी कोई गहराई माप लेना संभव नहीं है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकली हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाएं। जो उनको जानते थे तो उनको ऐसा नहीं लगा कि ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनको ऐसा लगा कि दूरबीन गले में लटकाकर आज भी पक्षियों को सुराग ढूंढने के लिए, उनकी सूक्ष्म सूक्ष्म जानकारी ढूंढने के लिए निकली हैं। जब तक वो नहीं लौटते उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालेम अली तुम लौटोगे ना। तो ये सालेम अली के माध्यम से लेखक जो हैं ये कहना चाहते हैं कि उनके जैसी सोच वाले, उनके जैसे सोच वाले व्यक्ति मनुष्य कब लौटेंगे जो पक्षियों के लिए एक उनकी जागृति के लिए प्रयास करें, साथ में एक बहुत ही ऐसा प्रयास करें कि पक्षियों को जो प्रजातियां हैं लुप्त हो रही हैं उन्हें बचा जा सके। ठीक है, तो आज क्लास में हमने देखा कि सांवले सपने की, वो सुनहरे सपने की याद कैसे सालेम अली के बारे में याद करते हैं जावेद हुसैन जी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।